सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड यानी BSEB के वर्ग दसम के इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के अति लघुतरीय सारणी पर आधारित प्रश्न और इसके अलावा मिलान करें और लघुतरीय प्रश्नों के बारे में स्टूडेंट बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी पर के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी, वह कौन था? तो स्टूडेंट, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा अंसार्ट रेनन ने दी थी और वह फ्रांसीसी दार्शनिक थे। हमारा दूसरा सवाल है, कालसवाद के आदेश किसने जारी किए थे? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर मीटरनिक ने कालसवाद का आदेश जारी किया था। स्टूडेंट, सारणी के आधार पर हमारा तीसरा प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जैसे एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। स्टूडेंट, हमारा चौथा सवाल है, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी? तो स्टूडेंट, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मेनिया थी। हमारा पांचवा और अंतिम सारणी पर आधारित प्रश्न है, कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना इटली में की गई थी। अब स्टूडेंट, हम लोग मिलान वाले जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। अंसार्ट रेनन, ये जो थे फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ज़ोल्वेराइन, ये शुल्क संघ था, जर्मनी का एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई थी। यंग इटली की स्थापना मेज़नी ने की थी। हमारा चौथा मिलान करने में के लिए है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पांचवा है, विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का राजा था। छठा है, हीगेल एक जर्मन दार्शनिक थे। और सातवां है, गैरिबाल्डी जो थे एक इटालवी देशभक्त थे, इटली के देशभक्त थे। और हमारा आठवां नंबर जो है वह है यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो स्टूडेंट, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट, हम लोगों ने सारणी पर आधारित प्रश्न और मिलान करें जैसे प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब स्टूडेंट, हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न को देखते हैं। हमारा अति लघुतरीय प्रश्न नंबर 1 है, अंसार्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? तो स्टूडेंट, अंसार्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्रवाद एक व्यापक राष्ट्रीय एकता है। हमारा दूसरा सवाल है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो स्टूडेंट, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। यह 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हमारा तीसरा सवाल है, जर्मन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो स्टूडेंट, जर्मन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में की थी। हमारा चौथा सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। हमारा पांचवा सवाल है, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया? तो स्टूडेंट, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम इंग्लैंड की संसद के द्वारा पारित किया गया। हमारा छठा सवाल है, मीटरनिक कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? तो स्टूडेंट, मीटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
मेटरनिक अपनी प्रतिक्रियावादी शासन वियना कांग्रेस मेटरनिक व्यवस्था को यूरोप में लागू करने के लिए विख्यात है। हमारा छठा सातवां सवाल है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण करने के लिए फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक बुलाई गई, लेकिन प्रसा के राजा के द्वारा इसे अस्वीकार कर देने के कारण फ्रैंकफर्ट की संसद भंग हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। हमारा आठवां सवाल है, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका है। तो स्टूडेंट, इटली के एकीकरण में मेजनी की प्रमुख भूमिका थी। हमारा अब स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। क्रांति के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवादी और सामूहिक पहचान को जगाने के लिए कई कार्य किए थे। इन कार्यों में उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द दिए थे, जो फ्रांसीसियों में एकता के सूत्र और सामूहिक भावना तथा पहचान बढ़ाने के लिए योगदान दिया। क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर क्रांतिकारियों ने फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, स्टूडेंट, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। तो स्टूडेंट, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित थी। नंबर 1, नेपोलियन बोनापार्ट ने समानता पर आधारित शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। नंबर 2, करों में समानता को नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया। नंबर 3, 1804 में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया। नंबर 4, कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर 5, समान मापतौल की प्रणाली फ्रांस में लागू की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका बहुत ही प्रमुख थी, क्योंकि नेपोलियन के कारण ही यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले विशेष जाति के लोग जो है अपने आप को राष्ट्र समझने लगे और उन्होंने एक नए राष्ट्र की स्थापना का प्रयास शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में इटली और जर्मनी नामक 2 नए देशों का गठन हुआ। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। तो स्टूडेंट, वियना कांग्रेस की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित थी। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के पहले हम कुछ विशिष्ट बातों के ऊपर सोचते हैं। स्टूडेंट, वर्तमान समय में कोरोना के कारण सभी विद्यालय और पठन पाठन के कार्य जो हैं रुके हुए हैं, लेकिन परीक्षा जो है समय पर ली जा रही है, जिसके लिए स्टूडेंट को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए सभी विषयों पर ध्यान देना होगा। अगर विद्यार्थी आप सोचते हैं कि परीक्षा इसी तरह निकल जाएगा, तो यह आपका भ्रम है। आप इस भ्रम से बचने का प्रयास करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि वियना कांग्रेस की प्रमुख उपलब्धियां क्या है। तो वियना कांग्रेस की प्रमुख उपलब्धियां थी, फ्रांस के विजित प्रदेशों को छीनकर यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में बांट दिया गया, स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना दिया गया, हॉलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया, नेपल्स, सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड को फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस प्रकार इस सम्मेलन
में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रसा, ऑस्ट्रिया, प्राग, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन की स्थितियों पर विचार किया गया और इन्हें विजित प्रदेश सौंपे गए। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। वियना कांग्रेस की स्थापना में मेटरनिक का प्रमुख योगदान था। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। तो स्टूडेंट यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यूनान में राष्ट्रवादी भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। नेपोलियन के युद्धों और वियना कांग्रेस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी नवचेतना के विकास कार्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी शुरू हो चुका था। कैंटेडस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। कॉन्स्टेंटाइन जो एक नेता था ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों को तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना जगाई। अब हम स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डालें। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने युद्ध किए। काबूर ने जहां कूटनीति के द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, वहीं गैरिबाल्डी ने, जो पेशे से एक नाविक था, अपने तलवार के बल पर इटली के एकीकरण को संभव कर दिया। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो स्टूडेंट जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों से ही संभव हो पाया। अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। वह प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रसा को सैनिक रूप से एक सशक्त राज्य बनाया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति का अवलंबन किया और उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। बिस्मार्क की नीतियों के परिणामस्वरूप यूरोप के नक्शे पर एक नए देश का आविर्भाव हुआ, जिसे जर्मन राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अतः जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।